स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एसबीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11th के थर्ड चैप्टर का ये चौथा वीडियो है। आज हम लोग पढ़ेंगे दो या दो से अधिक सदिशों का योगफल। तो आइए जानते हैं सदिशों का योगफल क्या है। तो मान लो कि अपने पास दो वेक्टर दिया हुआ है। मान लो एक वेक्टर ये दिया हुआ है और एक वेक्टर बी दिया हुआ है। इस तरह से इस वेक्टर को हमें क्या करना है, जोड़ना है। इस वेक्टर को हमें क्या करना है, जोड़ना। तो इस वेक्टर को जोड़ने का जो तरीका है, पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। क्या है? ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल विधि। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, इसको हेड टेल मेथड भी कहते हैं। हेड टेल मतलब शीर्ष और पूंछ को जोड़ने का विधि है। इस विधि में हम लोग कैसे जोड़ते हैं, तो एक प्रॉपर स्केल लेते हैं। स्केल करने मतलब एक पैमाना लेते हैं और उस पैमाने की सहायता से इस वेक्टर की क्या करते हैं, हम लोग लंबाई माप लेते हैं। और एक पॉइंट नोट कर लेते हैं, इनिशियल पॉइंट। मान लो ये क्या हो गया, ये जहां पर हम लोग वेक्टर ये का क्या रखते हैं, टेल। क्या रखते हैं, टेल रखते हैं। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद ये के टेल पर ये हो गया ये का टेल और इसका हो गया ये क्या, ये का हेड। अब क्या करते हैं, जिस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ जोड़ना रहता है उसके टेल को फर्स्ट के हेड पर रखते हैं और सेम डायरेक्शन में हम लोग किसको रख देते हैं, वेक्टर बी को। जिस डायरेक्शन में बी है उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकेंड वेक्टर का क्या रख देते हैं, टेल रख देते हैं। और ये पॉइंट हो गया क्या अपना सी। ये भी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ये, और बीसी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर वी। अब ये दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर कहने का मतलब दोनों को जोड़ने के बाद जो वेक्टर आएगा उसको हम लोग एक ही वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो वेक्टर हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, तो फर्स्ट का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड को हम लोग क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो और उसी स्केल की सहायता से, जिस स्केल से ये दोनों को मैंने मापा था उसी स्केल की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, यहां पर माप लेंगे। तो जो ये लंबाई आएगा वही एसी का रिजल्टेंट का परिमाण होगा। कहने का मतलब ये आर वेक्टर आया यदि, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ये प्लस वेक्टर बी। और इसका जो लंबाई होगा ये प्लस बी के परिमाण के बराबर होगा। बात समझ में आया। तो ये था ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकेंड वेक्टर के क्या करते हैं, टेल को रखते हैं और फर्स्ट वेक्टर के टेल और लास्ट वेक्टर के किसको, हेड को मिलाते हैं। और इसे मिलाने के बाद जो वेक्टर प्राप्त होता है वही ये दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट करने का मतलब परिणामी सदिश होगा। क्या होगा, परिणामी सदिश होगा। तो यह ग्राफिकल विधि है। आइए अलग अलग जानते हैं। इसमें कुछ कंडीशन लेकर पढ़ते हम लोग कि मान लो अपने पास, पहला कंडीशन लिखते हैं। मान लो कि अपने पास दो सदिश है, एक सदिश ये और एक सदिश क्या है, बी है। और ये बी समान दिशा में हो। क्या हो, समान दिशा में हो। तो ऐसे सदिश को कैसे जोड़ते हैं, जैसे मान लो एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर क्या हो गया, बी हो गया। इन दो सदिश को हमें जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो समान सदिश को जोड़ने पर जो रिजल्टेंट प्राप्त होगा वो कैसे प्राप्त होगा, तो यहां पर क्या करेंगे, हम लोग एक पॉइंट नोट कर लेंगे ये, और एक स्केल लेंगे और उस स्केल की सहायता से इसकी लंबाई को क्या कर लेंगे, हम लोग माप लेंगे। और मान लो ये लंबाई जो भी आएगा उसको यहां पर लिख दिए और इसका ये फाइनल पॉइंट हो गया क्या, बी। और ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये। बात समझ में आ रहा है। और फिर से वेक्टर बी का जो टेल है उसको कहां रख देंगे, ए के हेड पर। और इसी डायरेक्शन में हम लोग क्या कर देंगे, फिर से आगे बढ़ा देंगे। और जितना लंबा बी होगा उतना ही लंबा फिर से यहां पर क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। और ये वेक्टर क्या हो जाएगा, बी। और ये इसका बी का क्या हो गया,
हेड। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे प्राप्त करेंगे, तो फर्स्ट का हेड और लास्ट का क्या हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट का टेल और लास्ट का क्या हो जाएगा, हेड को मिलाने पर जो वेक्टर प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, आर। तो आर वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा बताओ, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और जब दो वेक्टर एक ही दिशा में हो तो इसका रिजल्टेंट जो होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है, वो सिंपली हम लोग क्या लिख देते हैं, मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस मोड ऑफ वेक्टर बी। बात समझ में आया क्या? दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों का क्या हो जाएगा, ये और बी को मिला देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा कंडीशन लेते हैं कि यदि ये और बी जो है वो समान दिशा में नहीं हो, विपरीत दिशा में, क्या हो, विपरीत दिशा में, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, दो सदिश को कैसे जोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि मान लो एक वेक्टर ये है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक वेक्टर बी है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। हमें ये दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या करेंगे, तो यहां पर एक पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट का नाम ये दे देंगे और स्केल की सहायता से वेक्टर ए की लंबाई को मापेंगे और इसका टेल को यहां पर रखेंगे और ये हेड हो गया और ये वेक्टर क्या हो गया तुम्हारा, ये इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया मैंने, बी। अब क्या करेंगे, बी वेक्टर के टेल को यहां पर रखेंगे और किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बी वेक्टर जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर खींच देंगे। ये वेक्टर ये था और ये वेक्टर यहां से यहां तक क्या हो गया, बी, और इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, सी। अब मैं क्या बताया कि फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का क्या, हेड को मिलाने पर जो प्राप्त वेक्टर होगा वही उसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट होगा। तो यहां पर रिजल्टेंट कितना होगा, समझ में आया क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर जो रिजल्टेंट होगा वो देखो यहां से यहां तक क्या हो गया, वेक्टर ये, और ये वेक्टर देखो ये वाला डायरेक्शन प्लस है और ये वाला डायरेक्शन क्या है, माइनस है। तो यहां पर वेक्टर आर बराबर क्या होगा, ये माइनस बी। जब दो वेक्टर क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो जो उसका रिजल्टेंट होगा वो दोनों के क्या हो जाएंगे, माइनस के बराबर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी। जब दो सदिश विपरीत डायरेक्शन में हो और उसे जोड़ना हो तो क्या करेंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, और जो घटाने के बाद आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। कंडीशन समझ में आ रहा है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अभी मैं बताया कि दोनों सदिश समान दिशा में हो सकता है, दोनों सदिश विपरीत दिशा में हो सकता है। यदि अपने पास कोई एक ऐसा सदिश हो जो किसी एंगल पर कार्यरत हो, कोई एक निश्चित कोण पर कार्यरत हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, ये मान लो अपने पास तीसरा कंडीशन जो है कि ये और बी दो सदिश है और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ए और बी दो सदिश है और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो ऐसे सदिश को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, मान लो कि अपने पास एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर क्या हो गया, बी हो गया, और दोनों के बीच मतलब ए को आगे बढ़ा और बी को पीछे बढ़ा तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो इस सदिश को, ऐसे सदिश को कैसे जोड़ेंगे, तो ऐसे सदिश को भी जोड़ने का सेम मेथड है। एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट का नाम कुछ दे दो, ये दे दिया मैंने, और ये वेक्टर जो है ये का जो टेल होगा वो यहां से शुरू करेंगे और ए के डायरेक्शन में हम लोग उतना ही लंबा लाइन खींचेंगे जितना कि वेक्टर ए के बराबर है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा अपना बी। अब क्या करेंगे, यहां पर थीटा एंगल बनाएंगे, इससे कितना एंगल बनाएंगे, थीटा, और थीटा कोण बनाते हुए बी के टेल को ए के हेड पर रखेंगे और इसी डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और उतना ही लंबा लाइन खींचेंगे जितना कि बी है। बात समझ में आया।
और ये पॉइंट हो जाएगा क्या अपना C। अब रिजल्टेंट वेक्टर प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ए के टेल्स पे बी के लास्ट के वेक्टर के हेड को क्या कर दो, जोड़ दो, तो ये इसका क्या हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये वेक्टर ये हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, तो ये वेक्टर आर जो होगा ये वाली लंबाई वो किसके बराबर होगा, तो वेक्टर ये प्लस वेक्टर बी के बराबर। बात समझ में आया क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये वाला एंगल डायरेक्शन बताएगा किसका, रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट का मतलब परिणामी सदिश का। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। यहां पर दो वेक्टर थे तो हम लोग नॉर्मली जोड़ लिए थे, दो वेक्टरों का योगफल किससे, ग्राफिकल मेथड से। आगे हम लोग यदि दो से अधिक वेक्टर हो, यदि अपने पास तीन वेक्टर हो, कितने वेक्टर हो, तीन वेक्टर हो, कि ए बी और सी तीन वेक्टर है, जिसे आपको मैं यहां पर मान लो ऐसे दर्शा दिया गया है, और कहेगा कि इस तीनों वेक्टर को क्या करो, जोड़ो। तो सबसे पहले तो ए बी और सी आपस में जोड़ने के लिए हम बोले कि यहां पर एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट मान लो वेक्टर ए का, और वेक्टर ए के डायरेक्शन में एक लाइन खींचो जितना लंबा क्या है ये, और ये पॉइंट क्या हो गया अपना बी। बात समझ में आ रहा है। फिर बी के टेल को ए के हेड से मिला दो, और एंगल सेम रखो, ए और बी के बीच का जो एंगल है वही रखना है। बात समझ में आया, ए और बी के बीच का जो कोण होगा वही रखना है। तो यहां पर ये वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर क्या हो गया ये। इस पॉइंट का नाम क्या दे दो, सी। अब क्या करो, तीसरा वेक्टर जो है, तीसरे वेक्टर का टेल को सेकेंड वेक्टर के क्या करो, हेड रखो, और दोनों के बीच का जो एंगल है उस एंगल को, उस कोण को मेंटेन करो, उतना ही कोण का बनाओ, और यहां पर एक उसी डायरेक्शन में, सी के डायरेक्शन में एक लंबी लाइन खींचो जितना लंबा सी है। बात समझ में आ रहा है ना। अब ये पॉइंट हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, और ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया, मतलब शीर्ष बिंदु हो गया। अब हमें इसका रिजल्टेंट ज्ञात करना है। रिजल्टेंट मतलब परिणामी सदिश ज्ञात करना है। तो परिणामी सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, तो फर्स्ट वेक्टर का जो टेल है और लास्ट वेक्टर का जो हेड है उसको क्या कर दो, मिला दो। तो मिलाने पर जो सदिश प्राप्त होगा वही सदिश क्या कहलाएगा, आर। और ये आर बराबर कितना हो जाएगा, ये वेक्टर प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा इसका क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर ग्राफिकल विधि से कैसे निकालते हैं समझ में आया। आगे हम लोग पढ़ते हैं सदिश योगफल के नियम। सदिश योगफल के नियम, सदिश योगफल के नियम क्या कहता है समझना। सदिश योगफल के दो नियम है। सदिशों के योगफल के नियम, सदिशों के योगफल के नियम क्या कहता है, इसमें हम लोग दो नियम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं त्रिभुज का नियम, क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज का नियम, और दूसरा पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या पढ़ते हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम। सदिश योगफल के कितने नियम है, दो नियम। कौन कौन से है, त्रिभुज का नियम और दूसरा क्या है, समांतर चतुर्भुज का नियम। त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कर्मागत भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज के दो कर्मागत भुजाएं दो सदिश को दर्शाता है, तो उसकी तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, उसकी तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उन दोनों सदिश के योगफल का परिणाम को दर्शाएगा, मतलब परिणामी सदिश को दर्शाएगा। फिर से समझना, सदिश के त्रिभुज के नियम क्या कहता है, सदिश योगफल के त्रिभुज का नियम तो ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कर्मागत भुजाएं समान क्रम में दो सदिश को दर्शाता है, तो उसकी तीसरी भुजा, मतलब त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में
दोनों के योगफल के परिणामी सदिश को दर्शाएगा, मतलब दोनों के योगफल के रिजल्टेंट को दर्शाएगा। क्या कहता है समझना फिर से, कि मान लो कि अपने पास एक त्रिभुज है इस तरह से ए बी सी, दो त्रिभुज है। कहता है यदि किसी त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाएं, मतलब ए बी और बी सी क्या हो गया, कर्मागत भुजा। यदि किसी त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाएं दो सदिश को दर्शाता है, मान लो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी है और ये समान क्रम में, मतलब ए बी और बी सी समान क्रम वाली भुजाएं, तो तीसरी भुजा जो विपरीत क्रम में है, विपरीत क्रम करने का मतलब ये वाली यहां से शुरू करके यहां तक जाना है, तो ये तीसरी भुजा क्या करेगा, दोनों के योगफल का परिणामी सदिश को दर्शाएगा, ए प्लस बी के बराबर होगा। यहां पर समझना समान क्रम करने का मतलब, मान लो कोई वेक्टर इस तरह से दिया है, यहां से शुरू हुआ ये वेक्टर बी हुआ और ये वेक्टर सी हुआ, और ये इस तरह से दिया हुआ। अब मैं यहां पर बोलूं समान क्रम वाली भुजाएं लिखें, तो समान क्रम यहां से देखो, हम लोग ए से चलते हैं सी जाते हैं और सी से बी, डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ए से सी तक जाने में हम लोग का क्रम जो हो रहा है, तीर की दिशा देखो, यहां से यहां गया और फिर इधर आ गया, तो यहां पर एसी और सीबी क्या हो जाएगा, समान क्रम वाली भुजाएं हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, विपरीत क्रम वाली भुजाएं। तो यहां पर यदि मैं बोलूं त्रिभुज का नियम लिखने के लिए, तो यहां पर त्रिभुज का नियम कैसे लिखोगे, तो यहां पर त्रिभुज का नियम होगा एसी प्लस सीबी बराबर कितना हो जाएगा, ये भी। यहां पर समझ में आया, यहां पर ये दोनों समान क्रम में था और ये क्या था, विपरीत क्रम में। यहां पर ये और ये क्या है, समान क्रम में, और ये क्या है, विपरीत क्रम में। तो यहां पर रिजल्टेंट कौन दर्शाएगा, ए बी, और ए सी और बी सी भी क्या हो जाएगा, समान क्रम में। तो समान क्रम में और विपरीत क्रम का मतलब समझ में आया। तो त्रिभुज का नियम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाएं दो सदिश को दर्शाए, तो उसकी तीसरी भुजा जो विपरीत क्रम में होगी वो दोनों के योगफल के परिणामी सदिश को दर्शाएगा। और समान क्रम मतलब समझ में आ गया। आइए समांतर चतुर्भुज के नियम क्या करता है उसको भी पढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज का नियम कहता है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो संगत भुजाएं, मान लो ए और बी दो सदिश है और दोनों के बीच का क्या है, कोण थीटा है, तो ए और बी से मिलाकर हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। मतलब बी के समांतर में क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं और इधर से ए के समांतर में एक लाइन खींचते हैं, और ए और बी को संगत भुजा मानते हुए क्या बनाते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो ये यदि बी वेक्टर है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, बी वेक्टर, और ये भी क्या हो जाएगा, ये वेक्टर, ये बी सी डी क्या हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज। मतलब किसी समांतर चतुर्भुज की दो संगत भुजाएं, संगत भुजा मतलब जो एक ही शीर्ष से निकल रहा हो, दो संगत भुजाएं दो सदिश को दर्शा रहा है, तो उस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा, वो विकर्ण, इसमें दो विकर्ण होंगे, लेकिन कौन सा विकर्ण लेंगे, जिस शीर्ष से दोनों क्या सदिश निकलेगा वही विकर्ण को लेना। तो समांतर चतुर्भुज के नियम क्या कहता है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो संगत भुजाएं दो सदिश को दर्शा रहा है, तो उस शीर्ष से गुजरने वाली जो विकर्ण होगा वो दोनों के योगफल को दर्शाएगा। और यहां पर दोनों का जो योगफल होगा, विकर्ण होगा, वो एसी, वेक्टर एसी किसको दर्शाएगा, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को दर्शाएगा। समांतर चतुर्भुज का नियम कैसे क्या कह रहा है, समझ में आ गया कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो संगत भुजाएं दो सदिश को प्रदर्शित कर रहा है, तो उस शीर्ष से गुजरने वाला जो विकर्ण होगा वो दोनों के योगफल के परिणामी सदिश को दर्शाएगा। बात समझ में आया क्या। आइए और देखते हैं। मान लो कि अपने पास इस तरह से दो सदिश दिया हुआ है,
और इसे समांतर चतुर्भुज के नियम से जोड़ना है। तो इस पॉइंट का नाम दे दिए ये एंगल थीटा हो गया। अब इस दोनों सदिश को ए और बी को किस नियम से जोड़ना है? समांतर चतुर्भुज के नियम से जोड़ना है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से ए के समांतर में एक सदिश को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और इस पॉइंट से बी के समांतर में क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे। तो ये क्या बन गया, एक समांतर सदिश, ये बी और ये तो क्या बन गया, ये समांतर चतुर्भुज। और ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो ये से गुजरने वाला जो विकर्ण होगा वो किसको बताएगा, आर वेक्टर को दर्शाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? कैसा भी दे दे, मान लो एक इस तरह से दिया हुआ है और एक इस तरह से दिया हुआ है, और ये दोनों सदिश को हम लोग समांतर चतुर्भुज के नियम से जोड़ना है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो बी के हेड से ए के पैरेलल में क्या करेंगे, एक वेक्टर खींचेंगे जो ए के बराबर होगा, और ए के हेड से बी के पैरेलल में क्या करेंगे, एक वेक्टर खींचेंगे जो बी के बराबर होगा। तो ये समांतर चतुर्भुज का निर्माण किया। अब ये से गुजरने वाला एक विकर्ण बना देंगे, ये वाला विकर्ण। तो ये क्या बताएगा, आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बता देगा। बात समझ में आ रहा है ना? मान लो कि अपने पास इस तरह से दो बल हो, एक इस तरफ जा रहा हो बल और एक इस तरफ जा रहा हो बल। ये F1 है और ये क्या है, F2 है। अब कहेगा कि ये F1 और F2 का सम निकालें, F1 और F2 का क्या निकालें, योगफल निकालें। तो क्या करेंगे हम लोग, तो F2 से किसके समांतर में, F1 के समांतर में एक लाइन खींचेंगे, और F1 के हेड से किसके समांतर में खींचेंगे, F2 के। तो ये F2 हो गया और ये क्या हो गया, F1, और इसे क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये इसका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो कैसे निकालना है, समझ में आया? समांतर चतुर्भुज का नियम का प्रयोग कैसे करना है, समझ में आया? आगे हम लोग पढ़ेंगे सदिशों के योगफल का गणितीय विश्लेषण। आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, सदिशों के योगफल का गणितीय विश्लेषण। तो इस गणितीय विश्लेषण में हम लोग क्या जानेंगे, आइए देखते हैं। फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे कि ये दो सदिश को हम लोग सीधा सीधा कैसे जोड़ दें। तो मान लो कि अपने पास दो सदिश है, एक सदिश वेक्टर ये है जिसका परिमाण दे दिया कुछ मॉड ए, दूसरा वेक्टर बी है जिसका परिमाण दे दिया कितना, मॉड बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। और इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद जो फॉर्मूला आएगा वही क्या फॉर्मूला कहलाएगा, गणितीय विश्लेषण करके निकालेंगे। तो आइए देखते हैं दो सदिशों के योगफल का गणितीय विश्लेषण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए को दर्शाएंगे। ये मान लो ये भी एक वेक्टर ए को दर्शा रहा है, ये किसको दर्शाएगा, वेक्टर ए को। और ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। ये वाला एंगल क्या है, थीटा। दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालते पता है ना, कि यदि दो सदिश है ए और बी है, एक वेक्टर बी है इस तरह से, और हमें ये दोनों के बीच का एंगल निकालना है। क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो क्या करेंगे, ए के हेड पर बी के टेल को रख देंगे, तो ए को आगे बढ़ाने पर जो एक्यूट एंगल प्राप्त होगा, एक्यूट एंगल करने का मतलब जो न्यून कोण प्राप्त होगा, वही दोनों सदिश के बीच का क्या होगा, कोण होगा। या तो दूसरा मेथड है एंगल निकालने का, क्या है कि ए और बी दो वेक्टर है, तो ए के टेल को और बी के टेल को जो मिलाने पर प्राप्त होगा एंगल, वही क्या होगा, दोनों के बीच का कोण होगा। दो सदिश के बीच का कोण ज्ञात करने का तरीका समझ में आ रहा है ना, कि ए के हेड पर बी के टेल को क्या कर दो, रख दो। अब ए को क्या करो, आगे बढ़ाओ। ए को आगे बढ़ाने पर जो एंगल प्राप्त होगा, न्यून कोण प्राप्त होगा, वही क्या कहलाएगा, दोनों सदिशों का योगफल, दोनों सदिशों के मध्य कोणफल होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहां दो सदिश के बीच का कोण कैसे निकालेंगे, समझ में आया? मान लो एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक वेक्टर इधर जा रहा है, और इसके बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, तो ए और इसके ये क्या हो गया, बी, दो ए के हेड पर बी के टेल को रखें, ए को आगे बढ़ा दो, और ये बी, तो इसके बीच का ये वाला एंगल हो जाएगा। बात समझ में आया? ऑब्ट्यूज एंगल। ये वाला एंगल नहीं होगा, ये वाला होगा दो सदिश के बीच का एंगल। कैसे निकालना है, समझ में आया ना? तो हम लोग यहां पर क्या किए, दो वेक्टर दिया हुआ ए और बी, दोनों का योगफल निकालना।
तो क्या करेंगे हम लोग, ए के परिमाण के बराबर एक वेक्टर यहां पर ड्रॉ किए। मान लो ये बी वेक्टर जो है वो किसको दर्शा रहा है, ये को। बी के टेल को ये के हेड पर रखकर थीटा कोण बनाते हुए, ये वाला कोण कितना, थीटा कोण बनाते हुए ये पॉइंट लिया सी, और ये वेक्टर किसको दर्शा रहा है, बी को। अब त्रिभुज के नियम क्या कहता है कि यदि ये दो क्रमागत भुजा है तो इसकी जो तीसरी भुजा होगा वो क्या कहलाएगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, आर वेक्टर कहलाएगा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर तैयार कर दिया। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे कि इस सी बिंदु से ये भी को आगे बढ़ाएं और सी बिंदु से परपेंडिकुलर एक लंब रेखा खींचा, किस पर, मान लो ये बीडी पर। किस पर खींचा मैंने, ये बी को आगे बढ़ाया डी तक, और सी से इस पर क्या किया मैंने, एक लंब डाला। मतलब ये एंगल कितना हो गया तुम्हारा, 90 डिग्री। अब हमें इसका क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो आर बराबर क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर आपको दो समकोण दिख रहा होगा, ए सी डी और दूसरा बी सी डी। तो हम लोग यदि समकोण त्रिभुज ये सी डी में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बताओ, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस क्या होगा, DC स्क्वायर। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखो, तो AC स्क्वायर को, देखो AD स्क्वायर को हम लोग दो भाग में तोड़ सकते हैं, AB प्लस BD का होल स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब यहां मुद्दा है कि ये भी तो पता है, लेकिन ये BD और CD पता नहीं है। तो इसको कैसे पता करेंगे, तो यहां पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, कौन सा, BCD, ट्रायंगल BCD में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा। तो यहां पर देखो, ये वाला एंगल यदि मैं बोलूं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है यहां पर, CD, और कर्ण कितना है, B। कर्ण मतलब BC, और BC क्या है, मोड B के बराबर है। तो यहां पर CD बराबर क्या हो जाएगा, BC साइन थीटा मतलब B साइन थीटा। CD मिल गया मतलब DC मिल गया। दूसरा हम लोग cos थीटा भी लिख सकते हैं। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है यहां, BD, और कर्ण कितना है, तो BC। BC मतलब मॉड B, तो BC इधर आ जाएगा, तो BD बराबर क्या हो जाएगा बताओ, B cos थीटा। BD बराबर क्या हो गया, B cos थीटा। अब CD मतलब DC और BD का मान यहां रख दो। AB बराबर कितना हो गया, मॉड AB। तो यहां से देखो AC स्क्वायर बराबर, ये भी मतलब मॉड ए भी मतलब मॉड ए, और BD मतलब B cos थीटा। तो ये प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर। DC मतलब CD बराबर कितना हो जाएगा, तो B sin थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करो, AC मतलब मोड R का स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये प्लस B का होल स्क्वायर तोड़ा, और इधर हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मोड R का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ये स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और ये देखो B स्क्वायर कॉमन कर दें तो इधर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इधर बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो मोड ऑफ R का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, तो ये स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये वाला टर्म कितना हो गया 1। इधर स्क्वायर हटा दो तो मोड r बराबर कितना हो जाएगा, मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मोड ए मोड बी cos थीटा। सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, समझ में आ गया, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये आ गया क्या, दो वेक्टर यदि ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया है कितना, मोड ए और मोड बी, तो उसका जो रिजल्टेंट आर होगा वो कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर प्लस 2 मोड ए मोड बी cos थीटा। यहां cos थीटा क्या है, तो दोनों सदिश के बीच का क्या है, कोण है। अब ये तो केवल तुम्हें क्या बताया, मैग्नीट्यूड। हम लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे यहां से, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मान लो कि ये वेक्टर ए बी से, मतलब ए से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, कौन, रिजल्टेंट। तो ये अल्फा को कैसे निकालेंगे, तो मान लो tan अल्फा इन ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी में tan अल्फा यदि मैं लिखना चाहूं तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, लंब बटा आधार, लंब कितना सी डी और आधार कितना ए डी। इसको सी डी tan अल्फा बराबर हो जाएगा सी डी और ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी डी। अभी देखना सी डी बराबर लिखे थे बी साइन थीटा, क्या लिखे थे, बी साइन थीटा। तो यहां सी डी के जगह क्या रख देंगे, बी साइन थीटा, और ए बी बराबर ये और बी डी बराबर बी कॉस थीटा लिखे थे अभी, बी डी बराबर कितना, बी कॉस थीटा। तो यहां से अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये प्लस बी कॉस थीटा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो ए बी से डायरेक्शन है किसका, रिजल्टेंट का, वो कितना है, tan इनवर्स बी साइन थीटा बाय ये प्लस बी कॉस थीटा। तो ये था दो सदिशों का योगफल का परिमाण, और ये इससे हम लोग क्या निकालेंगे, दिशा। अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको समांतर चतुर्भुज के नियम का गणितीय व्याख्या और इससे संबंधित क्वेश्चन। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।